शुभ सवेरे पाकिस्तान। और अब नजर डालेंगे इस घंटे की टॉप स्टोरीज पर। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से कराची से मुंतखब नुमाइंदों की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म को कराची के तरक्याती पैकेज की सूरत हाल से आगाह किया गया। इमरान खान की MNAs को हलकों में तरक्की के लिए अपना किरदार अदा करने की हिदायत। आवाम के लिए सस्ती गाड़ी खरीदना नामुमकिन हो गया। कारसाज कंपनीज ने डॉलर की कीमत को जवाज़ बनाकर आए रोज़ कीमतों में इजाफा मामूल बना लिया। फ्रेट की कीमतों में इजाफा, कंटेनर्स की कमी, खाम माल के इजाफी अखराजात और हालिया इजाफे का जवाज़ फिर वही। फेसबुक मुआशरे को बदतर बना रही है। अमरीकी नशरियाती इदारे CNN का सर्वे में शामिल 76% अमरीकियों के ख्याल में समाजी राब्तों की वेबसाइट फेसबुक मुआशरे को नुकसान पहुंचा रही है। सिर्फ 11% फेसबुक के मुस्बत असरात के हामी। आज आपको मिलवाएंगे कौमी विमेन वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल हासिल करने वाली साइमा शहजाद से। साइमा गुज़श्ता कई सालों से वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप अपने नाम कर रही हैं। साइमा के वालिद भी कनाडा ओलंपिक्स में पाकिस्तान के लिए वेट लिफ्टिंग में कांसी का तमगा हासिल कर चुके हैं। बिल्कुल जी, टॉप स्टोरीज आपने जानी है और हम बात करेंगे वज़ीर-ए-आज़म साहब ने टास्क सौंप दिया है कराची से ताल्लुक़ रखने वाले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNAs को। उनसे कहा है कि वो सूबे के हर कस्बे और ज़िले का अहाता करते हुए मजबूत हिकमत अमली की मनसूबाबंदी करते हुए अपने अपने हलकों में तरक्की के लिए अपनी सतह पर अपना किरदार अदा करें। बिल्कुल बिल्कुल, आला सतह से ये हिदायत इस्लामाबाद में वज़ीर बहरी उमूर सैयद अली ज़ैदी की सरबराही में कराची के अरकान असम्बली के वफ़द से मुलाकात के दौरान सामने आई हैं, जिसने वज़ीर-ए-आज़म को कराची के तरक्याती पैकेज की सूरत हाल से आगाह किया और ख़ास तौर पर शहर के लिए अपनी मुस्तकबिल की हिकमत अमली पर तबादला ख्याल किया गया। अच्छा जी, फ़हीम खान साहब मौजूद थे, रिटायर्ड कैप्टन जमील अहमद साहब मौजूद थे और सैफुर रहमान साहब मौजूद थे, आलमगीर खान मौजूद थे, आफ्ताब जहांगीर साहब मीटिंग में मौजूद थे। आफ्ताब जहांगीर साहब मीटिंग में मौजूद थे, हमारे साथ भी इस वक्त वो मौजूद हैं। उन्हीं से जानेंगे मीटिंग में क्या हिदायत दी गई हैं वज़ीर-ए-आज़म साहब की जानिब से। आफ्ताब जहांगीर साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग सर। सर बताइएगा कि क्या मतलब हिदायत जारी की गई हैं और किस तरह से कराची की तरक्की पे खुसूसी तौर पर आप लोग फोकस कर रहे होंगे अब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया जी सुबह सवेरे का 92 के। और मैं ये समझता हूँ कि जी कल जो हमारी मीटिंग हुई है परसों तो प्राइम मिनिस्टर साहब से, उसके अंदर तकरीबन हम 7 के करीब के MNAs थे, अली ज़ैदी साहब भी और असद उमर साहब भी मौजूद थे। तो हमने कुछ अपनी रिजर्वेशंस रखी थी प्राइम मिनिस्टर साहब के सामने। वो ये थी कि जी जो तरक्याती फ़ंड्स हैं वो हमें बर वक्त मिलें ताकि हम अपने काम को जल्द से जल्द मुकम्मल कर सकें। लेकिन ये कि क्योंकि थोड़ा डिले होता है जिसकी वजह से हमारे कामों में भी थोड़ी सी रुकावट आती है, थोड़ा सा डिलेपन आता है। एक तो ये बात थी और दूसरा ये था कि जी हमारे जो प्रोजेक्ट्स हैं, ख़ासतौर पर ग्रीन लाइन है या दूसरे इस किस्म के जो प्रोजेक्ट्स हमारे हैं, उन्हें भी हम जल्द से जल्द तकमील तक पहुँचाएँ, क्योंकि हर चीज़ अब बसेस भी आ चुकी हैं ग्रीन लाइन की। और इसके हवाले से भी हमने कहा कि जी उसको भी जितनी जल्दी हो सकता है उसको, ताकि आवाम को रिलीफ मिल सके। फिर उसके जवाब में प्राइम मिनिस्टर साहब ने हमसे ये कहा कि जी आप लोग अपने हलकों में जाया करें, और यकीनन हम जाते भी हलकों में जाते भी हैं, वहाँ के पर लोगों के दरमियान रहें, लोगों के मसाइल को सुनें और जो उनके मसाइल हैं उनको हल करने की कोशिश करें। तो ये एक बहुत अच्छी और बड़ी कम्प्रिहेंसिव मीटिंग थी हमारी, और बड़ी तफसील से हम सब MNAs ने गुफ्तगू की वहाँ पे, और बहुत सारे मसाइल पर बात हुई जो कि इस वक्त ज़रूरत भी थी हमारी, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए थे, हमारी एक मीटिंग ड्यू थी प्राइम मिनिस्टर साहब से। इसलिए हमने समझा कि ये मीटिंग रखी जाए और प्राइम मिनिस्टर साहब से कोई लाइन ली जाए कि हमें क्या आगे करना चाहिए। तो ये एक अच्छी मीटिंग थी और जिसके अंदर ख़ास तौर पे हमारा जो दो मसले पे हमने फिर भी बड़ी तवज्जो के साथ गुफ्तगू की, एक तरक्याती काम और दूसरा जॉब्स के हवाले से। ठीक है। अच्छा आफ्ताब जहांगीर साहब, अपने तरक्याती फंड्स की बात की, तरक्याती काम की बात करें तो तरक्याती काम तो बल्दियाती इदारों का काम नहीं होता है, MNAs को तो कानून साजी पर फोकस करना चाहिए। यही तो बड़ी बदकिस्मती है कि हमें मुंतखब किया गया था
कि जी हम जाकर जो है पार्लियामेंट के अंदर जाकर उस कानून साजी में अपना हिस्सा डालें जो मुल्क के और कौम के लिए आगे फ्यूचर में भी बेहतर साबित हो सके। लेकिन हमें हमारी जिम्मेदारी लगा दी गई है गटर के ढक्कनों के ऊपर। उसकी वजह यह है कि देखें, बात यह है कि फिर जब हम बात करते हैं तो बार बार ये कहते हैं कि जी हम दूसरी तरफ घुमाते हैं बात को, हम बात दूसरी तरफ नहीं घुमाते। एक तो ये 18वीं तरमीम की वजह से जो है हमारे बहुत सारे मसाइल हैं, और दूसरा बल्दियाती इलेक्शन का वक्त पर ना होना, क्योंकि ये जो काम है, जितने भी काम है, सीवरेज हो, पानी हो, और जो ये मतलब आम पब्लिक के जो काम है, ये काउंसलर्स के चेयरमैन वाइस चेयरमैन के काम है। लेकिन ये क्योंकि बदकिस्मती से अभी इस वक्त वहाँ पे कोई सिटी गवर्नमेंट मौजूद नहीं है, और आवाम ने क्योंकि पहले देखें, मैं आपको ईमानदारी की बात बता रहा हूँ, मेरे बारे में लोगों की राय है कि जी मैं बहुत खुल के बात करता हूँ कि आवाम ने पहले अपने MNA MPS को देखा ही नहीं था। कराची शहर की बात हो रही है, मुझे पंजाब और मैं KPK की बात नहीं कर रहा, कि वो कहते थे कि मुंतखब होकर कभी ये वापस नजर ही नहीं आते। लेकिन हमने इस चीज को खत्म किया, और हम अब सारे MNAs और MPs अपने हलकों में होते हैं, तो अब उनकी उम्मीद होती है, वो कहते हैं कि जी हमने आपको वोट दिया। वो उनके बेचारों की समझ में ये बात नहीं आती कि आपने हमें वोट किस लिए दिया। तो वो कहते हैं हमने आपको वोट दिया, हमें पानी भी चाहिए, हमें गैस भी चाहिए, हमें हमारे गटर का निज़ाम भी बेहतर चाहिए, हमें स्कूल भी चाहिए, हमें अस्पताल भी चाहिए। जब हम उनसे ये बात करते तो बाज़ लोग तो समझते हैं, लेकिन बाज़ लोग हमसे लड़ने लगते हैं। वो कहते हैं भाई खुदा को मानो, एक पाकिस्तान में रहते हो, ये कहते हो सूबे में अलग हुकूमत है, 18वीं तरमीम है, वफाक में अलग हुकूमत है, तो ये बड़े मसाइल हैं। तो इसकी वजह से जो है मैं ये समझता हूँ कि कोई ऐसी कानून साजी करने की भी ज़रूरत है कि जिसके अंदर 18वीं तरमीम को आप ख़त्म ना करें, लेकिन उसको कुछ बैलेंस तो करें। लेकिन क्योंकि हम किसी मामले में बोल ही नहीं सकते, हम लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन हो तो पुलिस को कुछ नहीं कह सकते, किसी बल्दियाती इदारे को हम कुछ नहीं कह सकते। आप दुरुस्त कह रहे हैं आफ्ताब जहांगीर साहब, जिस तरह से आपने कहा कि आवाम को ये बात समझ नहीं आ रही है, आवाम को ये बातें भी समझ नहीं आती कि ये अब सूबाई टॉपिक है और सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी है, ये वफाकी हुकूमत की जिम्मेदारी है। आप बात ये दुरुस्त कर रहे हैं, लेकिन जो काम आप लोग 3.25 साल में नहीं कर सके हैं, अगले 1.25 साल में कैसे कर लेंगे? आप लोगों को तो पता है कि मसाइल क्या है। उस मीटिंग के अंदर अगर ये आपको जिम्मेदारी सौंपी गई है तो आपको पता है कि फ़ंड किधर लगना चाहिए, आपको पता है कि ये मसाइल हैं, आपको पता है कि जी कि हम इस तरह से हल कर सकते हैं। तो ये कितना टाइम लग जाएगा ये निशानदेही करने में, फ़ंड्स मिलने में, फिर वो फ़ंड्स लगने में? नहीं, देखिए जैसे अभी पिछले 3 सालों में हमें फंड मिले तकरीबन 45 करोड़ रुपया मुझे मिला, तो ये क्योंकि 15 करोड़ के हर साल के हिसाब से, तो हमने उसकी एक तरतीब बनाई है। इसलिए आप जैसे आपने अभी कहा कि कैसे लगेंगे, कहाँ लगेंगे, हमने ये किया है कि जैसे मेरी कॉन्स्टिटेंसी है, उस कॉन्स्टिटेंसी के अंदर 4 UCs हैं, उसके अंदर तकरीबन 22 वार्ड्स हैं, तो हमने उन 22 वार्डों को में वो फंड्स को तकसीम किया है। हमने उनके वहाँ के मुकामी लोगों को बुला के उनसे पूछा गया जी आपकी प्रायोरिटी क्या है। लेकिन बदकिस्मती से जैसे मेरा हल्का है NA 252, अगर आप लोगों किसी का आप कराची के नुमाइंदे से कहेंगे, मेरे हल्के में एक ही इस वक्त प्रॉब्लम है, वो है सीवरेज का निज़ाम नहीं है। क्योंकि जब सीवरेज का निज़ाम नहीं है और कोई तरतीब से वहाँ पर आबादी भी नहीं है, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है कि कैसे गटर की लाइनें डालें, क्योंकि अभी डालते हैं आगे घर बने हुए होते हैं, अब उनके घरों के अंदर से कैसे निकालें, ये एक बड़ी क्योंकि तरतीब कोई मौजूद नहीं थी। जिसका जहां दिल चाह उसने वहां पे कब्जा कर लिया, जिसका जहां दिल चाह उसने वहां पे चाइना कटिंग कर ली, तो उसकी वजह से जो है वो सारा एक अब वो जब यकीनन हम वहां के लोगों से बैठकर ये बातें करते हैं, वो फिर बताते हैं कि जी हमारी यहाँ पे रोड, हम देखते हैं ये जगह, ये गली, ये रोड साफ सुथरी है थोड़ी, तो हम वहाँ रोड डाल देते हैं। लेकिन बेसिक इस वक्त जरूरत जो है कराची के अंदर वो इंफ्रास्ट्रक्चर की है। इसका कोई मास्टर प्लान होता, कोई मास्टर प्लान होता, इंफ्रास्ट्रक्चर का बड़ा मसला है, तो फिर मसाइल बेहतर हल हो सकते थे। अभी काफ़ी मसाइल हैं कि हल करना भी चाहें तो आगे रुकावटें आ जाती हैं, और ये नेचुरली अब रुकावटें आ रही हैं, क्योंकि जिधर जिसका दिल किया उसने वहीं पर इमारतें तामीर कर ली। आफ्ताब जहांगीर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले पाकिस्तान आप बात कर रहे थे कराची के मसाइल के ऊपर, वज़ीर आज़म साहब ने जो हिदायत जारी की हैं MNAs को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो उन्होंने बताया। अब आपको बताएं कि आप लोग जो गाड़ियाँ लेना चाहते हैं ना, पैसे इकट्ठे करते हैं, वो अचानक ही बढ़ जाती हैं। घर बैठे बैठे आपको 2, 2.5, 3, 3.5, 4 लाख रुपए का नुकसान हो रहा है। मैं क्या बताऊँ तुम्हें इकरा, क्या बताऊँ, फेस कर रहे हैं, इसीलिए हमजा बहुत ज्यादा एकदम आप बुकिंग करवाते हैं, कीमत कुछ और होती है, उसके बाद कीमतें अचानक बढ़ जाती हैं और अच्छी खासी बढ़ जाती है, तकरीबन 5-5.5 लाख तक शायद जो है बढ़ गई है। इतना नुकसान तुम्हें भी हाँ जी, और आप देखें जी कि
कटौती भी हुई थी, जुलाई के दूसरे हफ्ते में गाड़ियों की कीमतों में कमी का ऐलान भी हुआ था, बहुत बढ़ चढ़कर गवर्नमेंट ने उसका क्रेडिट भी लिया था, लेकिन ये कमी सिर्फ 3 माह ही बरकरार रह सकी है। उसके बाद असेंबलर्स ने हालिया अय्याम में एक बार फिर तेजी से कीमतों में इजाफा कर दिया। बिल्कुल, हम इसी पर हमजा बात भी करेंगे। ऑटो एक्सपर्ट सुनील सरफराज मनसब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम मॉर्निंग मनसब, ये जो अब कीमतें, जिस तरह हमजा भी कह रहे हैं, इतना ज़्यादा हमजा को भी लॉस हुआ है, तो ये जो इतनी एकदम कीमतें में बढ़ी हैं, इसकी वजह क्या है? जी वालेकुम सलाम। अच्छा, कीमतें बढ़ने की वजह, एक तो पहली बात अभी आपकी मैं डिस्कशन सुन रहा था, आप लोग कहते हैं कि जुलाई में शायद कीमतें कम हुई थी। गाड़ियों की कीमतें कम नहीं हुई थी, वो बेसिकली गवर्नमेंट का टैक्स कम हुआ था, तो ऑटो मैन्युफैक्चरर की जो प्राइस थी वो वही थी। और अब जो गाड़ियों की प्राइसेस बढ़ रही हैं उसकी रीजन ये है कि आपके जो डॉलर की प्राइस है, एक तो वो कंट्रोल में नहीं है, सेकेंडली डॉलर से सबसे ज्यादा अगर आप देखें, जो उसकी अगर एनालिसिस आप करें, जो गाड़ियों के मेजोरिटी पार्ट्स होते हैं जिनको सीके टिकट बोलते हैं, वो इम्पोर्ट की जाती है। और वो जिन कंटेनर में इम्पोर्ट होती है, कंटेनर का फ्रेट अगर आप में से कोई भी इम्पोर्ट या एक्सपोर्ट से वाबस्ता हो तो आपको पता होगा 4 टाइम्स हो चुका है। सिमिलरली जो स्टील की कॉस्ट है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है। तो ये काफी ज्यादा फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से जो है गाड़ियों की प्राइसेस जो है ये इंक्रीज हुई हैं, और ये काफी अरसे से नागुज़ीर था एंड एवरीबडी वाज वेटिंग कि कौन पहली मूव चलता है और फिर दूसरी कंपनी उसको फॉलो करेगी। तो बारिश के कतरों की तरह हर रोज एक कंपनी अनाउंस कर रही है, और तकरीबन मेरा ख्याल है एक के अलावा बाकी सबने कर दिया है, उसका भी 1-2 दिन में एक्सपेक्टेड है। हाँ जी, सब ने कर दिया। अच्छा, घर बैठे बैठे सुनील मनसब नुकसान हो गया सब लोगों का। अच्छा, ये मामला थोड़ा सा बताएंगे, जिन्होंने बुकिंग करवा ली होती है और वो पहले बुकिंग करवा के बैठे होते हैं, तो फिर तो उसी रेट पर नहीं उनको गाड़ी मिलनी चाहिए? इस हवाले से गवर्नमेंट को कोई रेगुलेशन करनी चाहिए? सर ऐसा है कि उसमें 2 चीजें मैं आपको बताता हूँ। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ पेमेंट, एक होती है पार्शियल पेमेंट और एक होती है फुल पेमेंट। जो आपने फुल पेमेंट कर दी होती है तो आपकी प्राइस समझे लॉक हो गई होती है, और सारी कंपनियों के अगर आप देखेंगे सर्कुलर, तो जिन्होंने फुल पेमेंट की हुई है उनको नई प्राइस एप्लीकेबल नहीं है, पुरानी पे मिलेगी। पार्शियल पेमेंट में आप दुनिया में कोई भी चीज लेके जाएं, बेशक वो गाड़ी है, प्लॉट है, कोई भी चीज है, सो उसके अंदर जब आप साइन कर रहे होते हैं डॉक्यूमेंट, उस पर लिखा होता है कि जो फाइनल प्राइस होगी जिस दिन गवर्नमेंट टैक्सेस चेंज हो या कुछ भी हो, वो एप्लीकेबल होगी। तो उसमें तो मेरा ख्याल है गवर्नमेंट ऐसा कुछ कर नहीं सकती। बाकी जहां तक ताल्लुक है, आप बात कर रहे थे कि महंगे होने का, तो मेरे ख्याल से तो हम बीइंग पाकिस्तानी, वी आर बीइंग पुअर एवरी डे। हमारी जितनी भी वेल्थ है, हमारी जेब में 100 रुपए हैं, आज हम 100 रुपए लेके अगर उसे $1.7 ले सकते थे, कल $0.6 ले सकते हैं। तो अगर हम रियल टर्म में देखें तो हमारी हर चीज जो है वो अपनी वैल्यू कम कर रही है। गाड़ी हमें ज्यादा नजर इसलिए आती है कि थोड़ी फ्लैशी प्रोडक्ट है और उसके बारे में लोग ज्यादा बातें करते हैं, बट आप लोगों की जमीन जायदाद या कोई भी चीज अगर आप दुनिया में, अगर पाकिस्तान में अगर ₹5 में आप लखपति या करोड़पति थे, तो डॉलर टर्म में आप हर अगले रोज वो गरीब होते हैं। अच्छा मनसब, तो ये जो कीमतें इस तरह बढ़ रही हैं, तो कोई फ्यूचर में क्या मजीद भी बढ़ेंगी या फिर कुछ हम तसल्ली रखेंगे यार नहीं कम हो जाएंगी? तसल्ली का तो मैं नहीं आपको गलत दे सकता, बिकॉज मैं सियासतदान होनी में आपको गलत तसल्ली दूं। लेकिन पॉइंट ये है कि देखिए, द रीजन जो है ग्लोबली एक जो है ना पेंडेमिक के बाद से ऐसी अनप्रेसिडेंटेड सूरत हाल है कि जो फ्रेट्स मैं आपको बता रहा हूँ 4 टाइम्स ज्यादा हो गए हैं। उसके बावजूद भी आपने अगर कोई सामान रसद इधर से उधर भेजना हो तो आपको जो बुकिंग नहीं मिलती, कंटेनर नहीं मिलता। इतनी एक्सेस डिमांड है दुनिया में, क्योंकि एकदम पूरी दुनिया समझे ना खत्म जो है एकदम बंद हो गई थी, लॉकडाउन हो गया था। जब खुली तो एक कैपिटलिस्ट सोसाइटी है, जिसके पास ज्यादा पैसे हैं वो कहता है मैं और ज्यादा देके फ्रेट लेने को तैयार हूँ। तो दुनिया में ऐसा ही है, तो उसकी वजह से ही चल रहा है। बाकी उम्मीद ये मैं रखता हूँ कि अगले साल तक, मैं हमेशा ही लोगों से ये कहता हूँ कि प्राइसेस का पता नहीं, लेकिन ये जो ऑन की लानत है ये खत्म हो जाएगी। अच्छा ठीक है, मनसब ये भी बताइएगा, आम आदमी के लिए मार्केट में कोई गाड़ी मौजूद है जो आम आदमी खरीद सकता है? सर आम आदमी जो है ना, उसको आम आदमी के हर आदमी को पाकिस्तान में एक रियलिटी चेक की जरूरत है मेरे ख्याल से। एंड वी ऑल हैव रिवाइज आवर एक्सपेक्टेशन। सो अगर मैं आज सुजुकी कल्टस लेने की सोच रहा था, तो अब मेरी औकात में सुजुकी कल्टस नहीं आ रही, मुझे ऑल्टो लेनी पड़ेगी। इसी तरह हर बंदे को अपने आप को रिवाइज करना पड़ेगा। जो टोयोटा ग्रैंडी लेना चाह रहा था वो 1.6 टोयोटा पे आ जाएगा, जो 1.6 ले रहा था वो यारिस पे आ जाएगा, जो स्पोर्टेज ले रहा था वो उससे नीचे आ जाएगा। तो वील हैव टू रिवाइज आवर एक्सपेक्टेशन। ये रियलिटी है, अगर इसको फेस नहीं करेंगे तो हम गवर्नमेंट को कर्ज करते रहें, कंपनी को कर्ज करते रहें, इससे कुछ हासिल नहीं होगा। बिकॉज देयर आर ग्लोबल फोर्सेज। ना तो आपका इंटरनेशनल फ्रेट गवर्नमेंट ने बढ़ाया है, ना आपके इंटरनेशनल ग्लोबल प्राइसेस गवर्नमेंट ने बढ़ाई है, ना कंपनियों ने बढ़ाई है। ग्लोबल फैक्ट्स हैं। द ओनली थिंग वी कैन ब्लेम और इज द डॉलर रेट। वो भी उनका पास जब आप जाएं तो वो कहते हैं जी फ्री फ्लोटिंग है। और अगेन कंपनी बुरा कहें, पेट्रोल की प्राइसेस आपके सामने हर 5 दिन बाद, 10 दिन बाद 11 रुपए 8 रुपए बढ़ जाती है। तो कंपनियां बेचारी भी थोड़ा ना लिमिटेड है उस लिहाज से, उनकी कंट्रोल भी। अच्छा ठीक है, इतनी महंगी होगी गाड़ियां मन साहब, लेकिन ये बात समझ नहीं आ रही कि आप तो इस चीज़ को शेयर भी करते हैं और उधर से हम लोग भी देखते रहते हैं कि इतनी ज़्यादा सेल हो रही है, लोग बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं गाड़ियों के अंदर। सर वो जो है ना सेल जो होनी है, वो मैं इस बारे में अगर आपको बताऊं, आज से 4 साल पहले भी पाकिस्तान की इंडस्ट्री की टोटल प्रोडक्शन 2 लाख यूनिट थी जब 3 मैन्युफैक्चरर थे। आज 15
तब भी 3 लाख यूनिट पे बैठे हैं। तो वो ऐसा नहीं है, वो एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ लोग हैं, कैपिटलिस्ट सोसाइटी है। मेरे पास अगर लग से 10 गाड़ियों के पैसे पड़े हुए और मेरे पास कोई काम नहीं दुनिया में करने को, तो मैं वो 10 गाड़ियां बैठ जाता हूँ। आपके बच्चे ने स्कूल जाना है, आपको गाड़ी चाहिए, आप आके लें, आपसे कहूँगी मुझे ऑन दे दें। सो ये सप्लाई डिमांड, मैं इसलिए आपसे कह रहा हूँ आर्टिफिशियल किया हुआ लोगों ने। बट अगले साल जो मैं आपसे कह रहा हूँ कि ऑन खत्म होगा, वो इसीलिए खत्म होगा कि जो 15 इदारे बने हैं उन्होंने अपनी प्रोडक्शन आनी है, आहिस्ता आहिस्ता उनकी प्रोडक्शन एंड बाय नेक्स्ट ईयर मोस्ट ऑफ देम विल रीच देयर मैक्सिमम कैपेसिटी। तो मुझे लगता है कि अगले साल ये ऑन शॉन खत्म हो जाएगा। सही है, सही है। और गाड़ियों की क्वालिटी कोई बेहतर हुई है, आपने देखी है कि पिछले 2-3 सालों के अंदर? मेरे ख्याल से काफी बेहतर है। देखिए, हमें कई नस्लों से हमें पाकिस्तान के अंदर गाड़ी की एशट्रे, लेफ्ट का शीशा और गाड़ी में जो सीट बेल्ट है एज एन ऑप्शन दी जा रही थी, जबकि वो नेसेसिटी है। और अगर आज आप पाकिस्तान में बात करें तो मेरा ख्याल है अब कोई भी ऐसी गाड़ी नहीं होगी जिसमें मल्टीपल एयरबैग्स ना आते हों, पावर विंडोज, मतलब अगर आप देखें पैनोरामिक सनरूफ। तो जो कंज्यूमर की पावर है या कंज्यूमर की जो है ना से कंपटीशन हमेशा चीजों को बेहतरी की तरफ ड्राइव करता है। अगर आप देखें तो आने वाली जो गाड़ियां हैं वो पहले से क्वालिटी में भी बेहतर है, ऑप्शन वाइज भी बेहतर है, और उम्मीद रखते हैं कि आने वाले दिनों में और बेहतर होंगी। ठीक है। हम वैसे तो आप सियासतदान नहीं है, उम्मीद आपसे उस तरह की तो नहीं चाहेंगे कि आप लोगों की बंधवाएं, लेकिन ये बताएं कि गवर्नमेंट कह रही है कि पेट्रोल प्राइसेस नीचे आएंगी आलमी तौर पर, तो हम कम कर देंगे। अब पेट्रोल प्राइसेस नीचे आएंगी, फ्रेट चार्जेस कम होंगे, तो आप क्या समझते हैं कि चीज़ें, गाड़ियाँ सस्ती भी हो रही होंगी? क्योंकि पाकिस्तान में चीज़ महंगी हो जाए तो सस्ती मुश्किल से ही होती है। अगेन मैंने आपने बड़ा जो सवाल पूछा, बड़ा डायरेक्ट जवाब देता हूँ। मेरा नहीं ख्याल की प्राइस कभी डिक्रीज होगी पाकिस्तान में गाड़ियों की, मैंने आज तक नहीं देखी। आज अभी आप बात करते हैं वो भी प्राइस डिक्रीज है, वो गवर्नमेंट का टैक्स था। तो जब एक दफा प्राइस जाती है, हमने इकोनॉमिक्स में प्राइस इलास्टिसिटी की एक टर्म पढ़ी थी, तो आया था कि यार ये चीज, अगर मेरी एग्जांपल है, मेरी गाड़ी 40 से 45 लाख की होगी और मेरी सेल ड्रॉप नहीं हुई, मैं क्यों उसको नीचे करूंगा? मैं एक प्रॉफिट मेकिंग एंटिटी हूँ, मैं एनजीओ नहीं हूँ। सो ऑफ लाइफ। और अगर आप प्राइस इंक्रीज को भी देखें तो मैं अभी भी आज भी अपना एक वीकली रिकॉर्ड कर रहा था, उसमें ये कहता कि अनप्रोपोर्शनेट इंक्रीज है। सो अगर लेट्स से डॉलर रेट की खाली वजह हो तो जो सस्ती चीज है उसका प्राइस इंक्रीज और महंगी चीज का प्रोपोर्शनली तो बराबर होना चाहिए ना। लेकिन मजे की बात है, अगर आप एनालिसिस करें, जो सस्ती गाड़ियां थी जो कि आम की गाड़ी है, उसका प्राइस इंक्रीज ज्यादा है परसेंटेज वाइज एज अपोज टू जो शर्फिया की या महंगी गाड़ी है। तो वो भी इतनी मासूम नहीं होती, वो भी उसको एलिबाई को या इस एक्सक्यूज को यूज करते हुए उसके पीछे छुप जाती हैं। अभी तो सारे वर्ल्ड कप के पीछे छुपे हुए थे कि अच्छी न्यूज आ रही है, तो सरकार भी पेट्रोल महंगा कर रही थी, तो ये भी गाड़ियां महंगी कर रही थी। सो आगे तो इनके पास छुपने के लिए कोई चीज नहीं है, बट अगेन आई डोंट थिंक कि प्राइसेस विल कम डाउन। ओके, सुनील सरफराज मान साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पाकिस्तान से आप गाड़ी लेना जी बहुत मुश्किल हो गया, घर बैठे बैठे जिन लोगों ने बुकिंग भी करवाई हुई थी उनको भी अच्छा खासा नुकसान हो गया। लेकिन चले, इसलिए बार-बार ये बात कर रहे हैं। चले इस बात को यहीं पे खत्म करते हैं, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। Stay with us.